जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एसएससी जीडी और रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है और राजस्थान सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो साथी इनकी तैयारी कर रहे हैं वो अगर हमसे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहें तो 9 सितंबर से हम नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप ज़रूर जुड़ें और जो किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फिर भी आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। कोई भी समस्या आ रही है तो आप ज़रूर साझा कीजिए, हम उसका समाधान देखेंगे। और आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं आप उनको ज़रूर गाइड कीजिए। एसएससी जीडी उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। उनकी तैयारी करें अच्छे से। अभी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी फरवरी में उसका एग्ज़ाम है, तब तक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और मन लगाकर तैयारी कीजिए। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आप ज़रूर सुझाव में लिखिए, हम अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए करेंगे। कोशिश यही रहे कि इस बार सभी का ही सरकारी सेवा में चयन हो। चलिए आज हम पढ़ते हैं साइंस का टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसी में कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। पेपर में पूछ लिया जाता है मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान, स्वस्थ जो व्यक्ति होगा उसके शरीर का तापमान रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में पूछता है तो 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दोनों ही पेपर में पूछे हुए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में भी। केल्विन में पूछ लिया जाए तो 330 डिग्री केल्विन रहता है। ठीक है, तो हमें मानव शरीर का तापमान याद रखना है 37 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है और केल्विन में भी। अब बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र पर चले तो पहला ही सवाल बनेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो खोज की है विलियम हार्वे ने। खोज की है विलियम हार्वे ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र को जब पढ़ते हैं हम तो आप इसको 3 भागों में तोड़ करके पढ़ा जाएगा। 3 भागों में तोड़ करके पढ़ा जाएगा। पहला पार्ट रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि आप हृदय के बारे में पढ़ो। फिर रहेगी रक्त वाहिनियां, और फिर रहेगा आपका रक्त टॉपिक। रक्त का हमने चैप्टर कवर कर चुके हैं तो आप वहां से वीडियो से पढ़ सकते हो। आज हम हृदय और रक्त वाहिनियों को पढ़ लेते हैं। देखो रक्त का अध्ययन बोले तो हिमेटोलॉजी में किया जाता है। हिमेट का मतलब रक्त होता है, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी तो रक्त का अध्ययन कहाँ होता है? हिमेटोलॉजी में होता है। ठीक है, हिमेट का मतलब होता है आयरन के लिए यूज में लेते हैं हिमेट वर्ड, तो हिमेटोलॉजी। ऐसे ही रक्त वाहिनियों का अध्ययन ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि रक्त वाहिनियों का अध्ययन तो एंजियोलॉजी में किया जाता है। एंजियोलॉजी। हार्ट या हृदय का अध्ययन इंपॉर्टेंट लगा लेना, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी पूछा जाए विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाए हृदय का या जिसमें हृदय का अध्ययन करे उसको क्या बोलेंगे? तो कार्डियोलॉजी बोला जाता है। तो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हृदय, दूसरा रक्त वाहिनी और तीसरा है रक्त। हृदय का अध्ययन कहाँ किया जाता है, स्टडी कहाँ की जाती है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। ऐसे ही रक्त वाहिनियों को कहाँ अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी? एंजियोलॉजी में की जाती है। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी में। हिमेट वर्ड यूज किया जाता है आयरन के लिए, थोड़ा ध्यान रखिए। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। अब हम पढ़ते हैं हृदय से। हृदय से टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। द हार्ट।
हृदय की बात करें तो इसकी आकृति लिख लेते हैं सबसे पहले कि हृदय की आकृति कैसी होती है। हृदय की आकृति कैसी होती है? आकृति होती है शंकुआकार, शंकुआकार होती है या त्रिकोणाकार बोल सकते हो आप, त्रिकोणाकार, शंकुआकार या त्रिकोणाकार हो गया, ठीक है। और पेपर में पूछ लिया जाए हृदय कैसे काम करता है, याद रखिए हृदय एज ए पंप काम करता है, एज ए पंप, रक्त को आगे बढ़ाने के लिए एज ए पंप काम करता है, ध्यान रखना। हृदय की भार की बात करें कि भार कितना होता है, ध्यान रखिए मेल और फीमेल की बात करें हम, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला की बात करें तो पुरुष के हृदय का भार रहेगा 300 ग्राम और महिला का पाव भर होता है, इसका मतलब 250 ग्राम, ठीक है। तो हृदय कैसे काम करता है? एज ए पंप काम करता है। हृदय की आकृति कैसी होगी? शंकुआकार या त्रिकोणाकार हो गया। ऐसे ही बात कर लिया जाए, थोड़ा ब्रेन के बारे में पढ़ ले कि ब्रेन का वजन कितना होता है। देखिए महिला में कम रहता है, खून भी हमने पढ़ लिया था, और दिमाग भी कम रहता है और हृदय का भार भी कम रहता है, इसीलिए मेल में ध्यान रखना 1400 ग्राम वजन रहता है, किसका? ब्रेन का, और फीमेल में रहता है 1300 ग्राम। ब्रेन की जांच पूछ ली जाए कई बार कि ब्रेन की जांच या ईईजी में किसकी जांच की जाती है, तो सदैव याद रखना ब्रेन की। हृदय की जांच होगी ईसीजी, जो कि हम आगे पढ़ लेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हृदय क्या काम करता है? एज ए पंप काम करता है। आकृति है उसकी शंकुआकार या त्रिकोणाकार। महिला में पाव भर होता है और पुरुष में कितना होता है? 300 ग्राम वजन रहता है हृदय का। ऐसे ही ब्रेन के वजन की बात करें तो पुरुष में 1400 ग्राम और महिला में 1300 ग्राम। जांच का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईईजी में किसकी जांच की जाती है, तो ब्रेन की जांच की जाती है भाई। अब बात करें हृदय को थोड़ा ड्रॉ करके देखें, इस हिसाब से एक बार के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं पढ़ने के लिए कि इसमें ऊपर की चीज आलिंद हो जाते हैं, नीचे वाले नीले हो जाते हैं, इनको बोला जाएगा आलिंद। और ये नीचे वाले होते हैं नीले, दायां नीले बायां नीले बोल लेंगे। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं, कितने नीले होते हैं, तो 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं भी। तो आलिंद और नीले की बात करें तो ये पढ़ लेते हैं। कक्षों की संख्या या नंबर ऑफ चैम्बर बोला जाता है। तो देख लीजिए कितने चैम्बर है हमारे में, 2 आलिंद है, 2 नीले है, तो चैम्बर कितने हैं? 4 चैम्बर है। देखिए 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। तो 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, ठीक है। अब पढ़ें कक्षों की संख्या। कई बार पूछा जाता है कि कक्षों की संख्या पूछ लेता है, नंबर ऑफ चैम्बर पूछ लेता है। नंबर ऑफ चैम्बर, नंबर ऑफ चैम्बर। तो मछलियों में कितने होते हैं कक्ष? मछली में होते हैं 2 भाई। सांप और मेंढक की पूछ लिया जाए, मेंढक और सांप में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 होते हैं। 3 में 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले, 2 आलिंद और 1 नीले, 1 नीले। तो मछली में 2 कक्ष होते हैं। अपने याद रखना है, हम आते हैं स्तनधारी में, तो ध्यान रखना है मछली में 2, मेंढक और सांप में 3, और पक्षी मैमल्स, मैमल्स का मतलब स्तनधारी, और मगरमच्छ, इनमें होते हैं 4। नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं? 4, 2 आलिंद 2 नीले। पेपर में पूछा हुआ है कॉकरोच के बारे में कि कॉकरोच में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है। कॉकरोच में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो याद रखना 13 कक्षीय हृदय,
13 कक्षीय हृदय पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। ऐसे ही केंचुए का और पढ़ लेते हैं। केंचुआ, केंचुए में होता है 4 जोड़ी हार्ट, 4 जोड़ी हृदय। अब पढ़ते हैं आगे अपने चले कि हृदय देखो क्या होता है, संकुचन और शीतलन होता है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ेगा, जब हृदय सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो रक्त है वो बाहर जाएगा, तो उस रक्त को बाहर जाने को क्या बोला जाता है, तो याद रखना परकुंचन बोला जाता है, परकुंचन बोला जाता है। अंग्रेजी में बात करें तो सिस्टोल बोला जाता है। तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, इसको साइड में लिख देता हूं मैं कि जब रक्त बाहर जाता है, जब रक्त बाहर जाता है हृदय से तो उसको परकुंचन बोला जाता है। तो हृदय का संकुचन सिकुड़ना क्या कहलाएगा, आपका परकुंचन कहलाएगा, सिस्टोल कहलाएगा। इसमें क्या होता है, रक्त बाहर जाता है भाई, रक्त बाहर जाता है। ऐसे ही सिकुड़ने के बाद में वापस अपनी अवस्था में आएगा तो उसको क्या बोला जाता है, हृदय का शीतलन बोलते हैं। हृदय के शीतलन को क्या कहेंगे, कहाँ यूज होगा, आगे पढ़ लेंगे इसका भी, हृदय के शीतलन को। हृदय के शीतलन को बोलेंगे अनुशीतलन, अनुशीतलन। डायस्टोल बोला जाता है। देखो जब हृदय स्थिर होता है, स्थिर का मतलब आराम से वापस फूल करके होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्वस्थ रक्त है वो भर जाता है, तब इसका क्या होता है, दबाव निम्नतम हो जाता है, सबसे कम दबाव हो जाता है। तो जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, रक्त बाहर निकलेगा संकुचन में, तो उसको परकुंचन बोलते हैं। और वापस जब वो स्थिर होता है तब स्वस्थ रक्त होगा, जो अच्छा रक्त होगा वो हृदय में आ जाएगा और उसको बोलते हैं अनुशीतलन। और उसमें क्या होता है, दबाव निम्नतम दबाव होता है, ध्यान रखना। अब एक धड़कन पूछा जा सकता है, या एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन में लगा समय क्या कहलाता है, एक धड़कन में लगा समय क्या कहलाएगा, हृदय चक्र काल कहलाएगा, हृदय कार्डियो साइकिल कहलाएगा। हृदय चक्र काल बोलते हैं हिंदी में, कार्डियो साइकिल कहलाता है। एक धड़कन में लगा समय कार्डियो साइकिल कहलाता है, हृदय चक्र काल कहलाता है। ये होता है 0.8 सेकंड। इसमें आपकी एक बार धड़कने का समय होता है भैया। तो हृदय चक्र काल या कार्डियो साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकंड होता है, याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, हृदय की आकृति शंक्वाकार त्रिकोणाकार, एज ए पंप काम करेगा, मेल में 300 ग्राम भार और फीमेल में पाव भर। ऐसे ब्रेन की बात करें तो पुरुष में तो रहेगा 1400 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम। ब्रेन की जांच किस में होती है, ईईजी में होती है। और हमारे कक्षों की संख्या कितनी है, 4 है, 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। ऐसे ही पढ़े तो मछलियों में 2 और सांप मेंढक में 3। कॉकरोच का इंपॉर्टेंट रहेगा, 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है कॉकरोच में, ठीक है। हृदय के संकुचन को परकुंचन सिस्टोल बोलेंगे और हृदय के शीतलन को क्या बोलेंगे, डायस्टोल। जब परकुंचन या सिस्टोल होगा तो ध्यान रखना रक्त बाहर जाता है, और जब डायस्टोल होगा तो रक्त अंदर आएगा, और तब क्या होता है, रक्त का दाब कम होता है, निम्नतम होता है। एक धड़कन में लगा समय क्या कहलाएगा, कार्डियो साइकिल कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हृदय धड़कन के बारे में कि हृदय धड़कन कितनी होती है भाई। हृदय धड़कन दर, हार्ट रेट पढ़ लेते हैं, हृदय धड़कन दर के बारे में बात। तो ध्यान रखिए, शिशु में जो जितना छोटा प्राणी होता है उसकी हार्ट रेट उतनी ही ज़्यादा होती है। शिशु में होती है 160 पर मिनट, 1 मिनट में 160 बार धड़कता है भी। ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसमें होता है 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। ऐसे ही ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी
स्थलीय स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। इसका हृदय धड़कन कितना होता है? तो याद रखना 25 पर मिनट होता है। सबसे छोटा स्तनधारी होता है श्रियु या छछूंदर, श्रियु या छछूंदर। इसका होता है भी 800 पर मिनट। तो हमें याद रखना है, वयस्क का तो इंपॉर्टेंट है। कितना होता है भाई? हार्ट रेट, हृदय धड़कन कितनी होती है? 72 पर मिनट, 72 पर मिनट होते हैं। अब बात करते हैं हम, आगे बढ़े तो मनुष्य के हृदय में कपाट या वाल्व कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट बात रहेगी, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, हार्ट में कितने वॉल्व या कपाट होते हैं? कपाट, कितने कपाट होते हैं? वॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा 4 कपाट होते हैं। कपाट का कार्य यही है कि जैसे में अपना बोल सकते हो कि आपका कमरे का गेट मान लो, तो अंदर घुसने के बाद में वापस बाहर नहीं जा सकते, यही काम कपाट का रहता है। तो कपाट का कार्य क्या है? रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए रहता है कपाट का कार्य। तो वापस विपरीत दिशा में आने से रोकना ही इसका कार्य होता है भी कपाट। रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना, विपरीत प्रवाह को रोकना बस। ठीक है, विपरीत प्रवाह को रोकना। तो कपाट का मतलब यह गेट है, एक प्रकार से वॉल्व है, वो एक ही दिशा में जाने देंगे, वो एक ही डायरेक्शन में रक्त को बहने देते हैं, वापस नहीं आने देते। तो विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए कपाट होते हैं। देखो आपके जब भी आवाज़ बात करें, डॉक्टर सुनता है स्टेथोस्कोप से, तो लब डब की आवाज़ आती है, वो कपालों के बंद होने और खुलने की आवाज़ होती है। तो ये सवाल पूछा जाए और लब और डब की ध्वनि आती है हार्ट में, वो रहती है, आपके कपाट बंद होने को ही बोला जाता है। तो हृदय में लब डब की ध्वनि या आवाज, लब डब की ध्वनि कपालों के बंद होने के से आती है। ठीक है ना, कपाल या वॉल्व के बंद होने से आती है। ठीक है, तो हृदय में लब डब की आवाज कपालों के बंद होने से आती है। ध्यान रखना, पहले लब होता है और फिर डब होता है। ऐसे ही बात कर ले कि हृदय में कपाट होते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं, तो पढ़ लेते हैं भाई। हृदय में बात करें तो 2 प्रकार के रहेंगे। एक आता है द्विविलीय, द्विविलीय कपाट, और एक रहेगा आपका त्रिविलीय, त्रिवलनीय कपाट। कपाट ये कहाँ पाए जाएंगे द्विविलीय कपाट? ये ध्यान रखना, बाएं आलिंद व बाएं नील्य के मध्य रहते हैं। बाएं आलिंद व बाएं नील्य के मध्य। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि बाएं आलिंद व बाएं नील्य के मध्य कपाट पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो बाया को स्पीड बोल सकते हो या द्विविलीय कपाट। देखो 22 से याद रखना, 22 तो बाएं बाएं होगा, बाएं आलिंद और बाएं नील्य। जो बच गया वो दाएं आलिंद और दाएं नील्य। तो त्रिविलीय जो कपाट होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? दाएं आलिंद व दाएं नील्य के मध्य, दाएं नील्य के मध्य। ठीक है, तो दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य पाया जाएगा। देखिए थोड़ा बात करें हम तो थोड़ा डायग्राम यूं ही बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये हम अपने हार्ट की आकृति लेके चले तो ये आपके कपाट ही है,
ये जो गेट दिख रहे हैं दो, अगर रक्त यहाँ आ गया तो इसको वापस नहीं आने देगा, ये यूं बंद हो जाएगा। अब रक्त आया खुला, वापस बंद हो जाता है, तो रक्त को वापस नहीं जाने देगा। तो यही इनका कार्य रहता है। तो अपने पास में दाएं दाएं की बात करें तो क्या हो गया, दाएं आलिंद और दाएं नीले की बात करें तो क्या हो गया, त्रिवलिनीय कपाट। और द्विवलीय कपाट क्या होता है, बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य होता है। फिर हम हर्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ट का चित्र रहता है, जहां से सवाल बनने स्टार्ट होता है। ठीक है, हम नॉर्मल यूं ही हर्ट का चित्र बनाए। हमने पढ़ा था त्रिकोणाकार आकृति या शंकुआकार आकृति होती है, बना लिया। फिर हमने इसको 4 भागों में 4 चैम्बर में तोड़ दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूं करते हुए चलते हैं अपने सीखने के लिए कि क्या रहेगी चीज़ें इस पर। देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोला जाता है पेस मेकर। पेस मेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपका कि पेस मेकर पर पक्का सवाल पूछेगा। फिर यहाँ पर जो घुंडी होती है, नोड होती है, उसको बोला जाता है एवी नोड। एवी नोड या एवी घुंडी बोला जाता है हिंदी में। अब ये वाले जो है ये बंडल्स बोलते हैं और इन पर भी पूछ ली जाती है बातें। मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर बताता हूँ भाई आपको। ये आपके हो गए प्रकुंजे तंतु। ठीक है, प्रकुंजे तंतु, प्रकुंजे तंतु। इसको बोलेंगे हम, जो अभी अभी लाइन को मोटा किया गया है, थोड़ी आकृति बढ़ाई गई है, ये हिज समूह है या बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। BUNDLE, बंडल ऑफ हिज, हिंदी में बोला जाता है हिज समूह है, हिज समूह है। अब इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या कुछ चीजें रहेगी। सबसे पहले हम उठाते हैं पेस मेकर, पक्का क्वेश्चन बनेगा। पेस मेकर, पेस मेकर की बात करें पेस मेकर कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले पूछ लिया जाए तो याद रखिए दाएं आलिंद में पाया जाता है। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले नीले होते हैं, तो दाएं आलिंद में। ऊपर दायां आलिंद, नीचे दाएं नीले, ऊपर बायां आलिंद, नीचे बायां नीले। तो दाएं आलिंद में क्या पाया जाएगा, पेसमेकर। आप अपने हाथ के हिसाब से मत पढ़ लेना, इस डायग्राम से पढ़ोगे आप कहोगे सर ये तो लेफ्ट साइड में। नहीं, जैसे आपके शरीर में लगा हुआ है जिस हाथ की साइड में, उसको पढ़ा गया है, तो वो दाईं साइड में ध्यान रखिए। तो दायां आलिंद में पाया जाता है। और इसका दूसरा नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना कि पेसमेकर को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ऐसे नोड या ऐसे घुंडी। इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे नोड या ऐसे घुंडी बोला जाता है। ठीक है, कार्य है तो पक्का SI के पेपर में भी पूछा गया है, रेलवे के पेपर में भी और SSC के पेपर में भी, कि पेस मेकर का कार्य बताइए। पेस मेकर एक प्रकार से क्या है, जो आप बटन देखते हो, रेगुलेटर देखते हो पंखा चलाने वाला, वो क्या करता है, पंखे को कंट्रोल करता है। ऐसे वैसे ही तो है, ये गोल गोल घुंडी तो है, वैसी नोड ही तो है। तो ये क्या करता है, आपके हृदय धड़कन को कंट्रोल करता है, हृदय धड़कन को, हृदय धड़कन का नियंत्रण। इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ध्यान रखिएगा कि हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, पेसमेकर करता है। अब हमें भी पता है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय होता है। हृदय आराम नहीं करता है। अगर हृदय आराम कर गया तो खुद सोचो कि बंदा एकदम ही आराम ही कर जाएगा। तो दो धड़कनों के बीच में लेता है तो थोड़ा सा अल्प मात्र समय लेता है, वरना आराम ही नहीं करता। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछ लिया जाए, सबसे व्यस्त अंग, तो ध्यान रखना अपना हृदय है, हार्ट है भाई। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग, ब्रेन नहीं है, ध्यान रखना हृदय है आपका, हार्ट है सबसे व्यस्त अंग। अब बात करें कि हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया, अच्छा सवाल बन जाता है हृदय प्रत्यारोपण।
हृदय प्रत्यारोपण की बात करते हैं। हृदय प्रत्यारोपण ये किया था डॉक्टर क्रिस्टियन बेनार्ड ने। क्रिस्टियन बेनार्ड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण हुआ था, तो कॉर्निया का हुआ था। हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिस्टियन बेनार्ड ने किया था 1964 में। तो ये याद रखना है, हमारे हार्ट में हर किसी को नहीं आने देना है। क्या रखना है? हार्ट में किसी को नहीं आने देना। क्या रखना है? बैन रखना है। तो अपने आप ही रह जाएगा याद। किसने किया था? बेनार्ड ने। तो हृदय में हर किसी को नहीं आने देना, बैन रखना है भाई, बेनार्ड। अगर पूछ लिया जाए भारत में किसने किया, तो भारत ने किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने भाई, डॉक्टर वेणुगोपाल। ज्यादा समय नहीं लगने दिया भारत वालों ने, जल्दी कर लिया 30 साल बाद में, बस 1994 में। तो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? बैन है, देखो हार्ट में आना, हर किसी को नहीं आने देना, ठीक है। तो बैन याद रखना। तो क्रिस्टियन बेनार्ड। भारत में किसने किया? डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया। अब हमें छोटा सी बात कल को इससे संबंधित याद है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रत्यारोपण किसका हुआ? तो सबसे पहले कॉर्निया का हुआ है, ध्यान रखना। सबसे पहले प्रत्यारोपित अंग, सबसे पहले प्रत्यारोपण किसका हुआ है? कॉर्निया का हुआ है भाई, ध्यान रखना, कॉर्निया। हमने पढ़ लिया हृदय के बारे में। अब हम किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। गुर्दे या किडनी, देखो हमें ये याद रखना है, दारू पीता है कहते हैं ना कि 2 किडनी चाहिए भाई, उसी की बात करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। गुर्दे या किडनी प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण भाई। किडनी का प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर थॉमस मुरे, डॉक्टर थॉमस मुरे। तो ये याद रखना है कि मुझे मरना नहीं है भैया, किडनी दे दो, मुरे मरना नहीं है, थमो मरना नहीं है, थॉमस मुरे। कितने में? 1954 में इन्होंने किया था किडनी का प्रत्यारोपण। तो सबसे पहले कॉर्निया का किया हुआ है, ध्यान रखना। हृदय का प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बेनार्ड ने किया था, बैन है भी हार्ट में आना। ऐसे ही किडनी वाला क्या कह रहा है? थमो मरना नहीं है, थमो मरना नहीं है, तो डॉक्टर थॉमस मुर्रे हो गया। अगर बाई चांस किसी पेपर में पूछ ही लिया जाए फेफड़े या लंग का, लंग या फेफड़े का प्रत्यारोपण की बात कर ले, तो याद रखना डॉक्टर जेम्स हार्डी, डॉक्टर जेम्स हार्डी। खुद बताओ आपके फेफड़े क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं? हार्ड। तो फेफड़े का प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर जेम्स हार्डी ने किया था। लीवर की बात करें, यकृत की बात करें, यकृत का या लीवर का किसने किया? तो डॉक्टर थॉमस स्टार्च ने किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास है अभी तक की चीजें होगी। तो हमने पढ़ा पेसमेकर कहाँ मिलेगा? दाएं आलिंद में। दूसरा नाम क्या है पेसमेकर का? SA नोड या SA घुंडी। कार्य क्या है? हृदय धड़कन का नियंत्रण करना। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग बताओ? हृदय। हृदय का प्रत्यारोपण हृदय में आने से हार्ट में किसी को नहीं आने देना, बैन रखना है, तो क्रिस्टियन बेनार्ड। भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल। किडनी का प्रत्यारोपण, अरे थमो मरना नहीं है, मुरे, तो डॉक्टर थॉमस मुरे ने किया। फेफड़े कैसे है? हमारे हार्ड है, तो जेम्स हार्डी। और लीवर का किसने किया? थॉमस स्टार्च ने किया। अब बात करते हैं कि जो आपका हृदय धड़कन है या हृदय की जांच होती है वो क्या कहलाती है? वो होती है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ, ठीक है। फादर ऑफ ECG पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ ECG किसको बोला जाता है? ध्यान रखना, फादर ऑफ ECG बोला जाता है इथोवान को बोला जाता है। फादर ऑफ ECG किसको बोला जाता है? इथोवान को बोला जाता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ नहीं करता, बस आपके जो पेशी के सिरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा है उसका मापन करता है। आपने देखा होगा कि ये वेव बनती है, अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना भी पड़ जाए, किसी कारणवश से हार्ट की दिक्कत आए,
तो ये वाली मशीन लगा देते हैं जिसमें आपके ये एक वेव चलती हुई दिखती है। यही आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब ये ईसीजी जो वेव है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इसको बोला जाएगा पी, ये क्यू, ये आर, एस और टी। देखो फिर वापस से पी क्यू आर एस टी। तो जो वेव जो ये चल रही है इस वेव को बोला जाता है पी क्यू आर एस टी वेव। याद रखना, पी क्यू आर एस टी वेव। महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ईसीजी में जो वेव चलती है उसका नाम बताइए, तो पी क्यू आर एस टी वेव होती है। ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी किसको बोला जाता है? इंथोवान को बोला जाता है। अब हम बात करें कि किसी अंग में रक्त प्रवाह अगर घटेगा तो उसको क्या कहेंगे और बढ़ेगा तो क्या कहेंगे? किसी भी अंग में रक्त प्रवाह कैसे हो सकता है? एक तो घट सकता है भी घटना, और एक होता है बढ़ना। एक होता है घटना और एक होता है बढ़ना। देखिए, जिसको का घटेगा ये याद रख लेना भाई, इसका रक्त अब धीमा चलने लग गया, इसको तो क्या हो गया? इश्क हो गया। क्या हो गया? इश्क। तो इस्कीमिया बोला जाता है, इस्कीमिया। तो इश्क हो गया, उसका धीमे धीमे चलेगा। ठीक है ना रक्त। तो किसी भी अंग में रक्त प्रवाह का घटना क्या कहलाएगा? इस्कीमिया कहलाएगा। और हम जानते हैं हाइपर का मतलब ही होता है बढ़ना। हम नहीं कहते ज़्यादा हाइपर मत हो, गुस्से में मत हो, बढ़ मत, पारा नहीं बढ़े, है ना। तो बढ़ना कहलाता है हाइपरेमिया। हाइपरेमिया हो गया। ठीक है। और इस्कीमिया क्या हो गया? घटना हो गया। ठीक है। फिर हम पढ़ें कि अब रक्त दाब क्या होता है। शरीर पर रक्त दाब तो लगेगा, ब्लड प्रेशर है उसकी बात करें। रक्त दाब या चाप बोल दिया जाता है या ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर, बीपी। रक्त दाब या रक्तचाप क्या होता है? तो ध्यान रखना, रक्त दाब या रक्तचाप का मापन ही पूछेगा। जो डॉक्टर आपके बाजू में डाल करके जिससे चेक करता है वही इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछेगा। तो ध्यान रखना, रक्त दाब या चाप का मापन किया जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर से। स्फिग्मोमेनोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि बीपी नापने का या ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट बताओ। स्फिग्मोमेनोमीटर। सामान्य व्यक्ति में बीपी कितना होगा? सामान्य व्यक्ति में ध्यान रखना, पहले बड़ा लिखा जाएगा और फिर छोटा लिखा जाएगा। तो सामान्य बीपी होता है वो 120/80 लिखा जाता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 80/120 मत पढ़ना, 120/80 हमने पढ़ लिया था। बीपी कम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने कहा था डायस्टोल में क्या होता है, आपके बीपी शुद्ध रक्त आ जाएगा तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका मतलब ब्लड का प्रेशर 80 रहेगा, कम है। इसको बोला जाता है अनुशीतलन या डायस्टोल, अनुशीतलन। तभी कह दिया था, हम इनका उपयोग आगे पढ़ेंगे, वही है आपका। और ये है परकुंचन डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है भाई, प्रेशर से रक्त बाहर जाएगा तो तेज होगा प्रेशर। तो देखो 120 हाई और नीचे का 80, तो 120/80 mmHg पारा होता है इसका मात्रक। mmHg, Hg होता है पारा आपका, मिमी पारा इसका आपका मात्रक रहता है। तो बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। ध्यान रखना, 80/120 मत कर देना। अब अगर बीपी घटता है तो क्या कहलाएगा भाई? घटना। ब्लड प्रेशर का घटना क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाएगा? देखो, कोई भी चीज बढ़ती है उसको हम हाइपर बोलते हैं और जो घटेगी उसको हाइपो बोला जाता है। ये ध्यान रखना, बढ़ना हाइपर होता है, नहीं कहते ज्यादा हाइपर मत हो। और जो कम होना होता है वो होता है हाइपो। हाइपर का मतलब बढ़ना, हाइपो का मतलब घटना। तो हाइपोटेंशन कहते हैं ना, इसको टेंशन मत दो, बीपी ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कम होने को बोला जाता है हाइपोटेंशन। जिसका मान 110 और 70 से कम हो वो बीपी आपका कम रहता है।
बढ़ने को बोला जाएगा हाइपरटेंशन। इसका मतलब जिसको हाइपर हो जाएगा, अचानक से गुस्सा होगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा भाई। इसमें मान होगा, ध्यान रखना, 140 और 90। आजकल रेंज बढ़ी हुई बता दी गई है क्योंकि ज़्यादा लगभग के हर किसी के कोई न कोई टेंशन रहती है, बट रियल में जो साइंस कहती है वो है आपका 120-80 ब्लड प्रेशर सामान्य व्यक्ति का। इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, कम होगा तो हाइपोटेंशन कहलाता है। अब बात कर लिया जाए कि बीपी का मापन कहाँ किया जाता है। मापन कहाँ मापेंगे भाई, ध्यान रखना। तो हम बाजू पर बांधते हैं, तो बाजू को हम भूंकिया भी बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में भूंकिया कहते हैं भाई बाजू को। तो बाजू को क्या बोलते हैं, भूंकिया। भूंकिया याद रखोगे तो आपका याद हो जाएगा कि ब्रेंकियल धमनी पर, भूंकिया याद करो, देखो ब्रेंकियल, भूंकिया, ब्रेंकियल धमनी पर मापेंगे। तो बीपी का मापन कहाँ किया जाएगा, ब्रेंकियल धमनी पर किया जाएगा। अब पढ़ते हैं एक छोटी सी चीज और, बीपी तो पढ़ लिया, अब पल्स रेट भी पढ़ लेते हैं। पल्स रेट, नब्ज दर की बात करें, पल्स रेट की, पल्स रेट जो डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के जो नाड़ी चेक करके देखते हैं ना, वो आपकी पल्स रेट है। पल्स रेट होती है 72 पर मिनट, सॉरी 82 पर मिनट, 72 पर मिनट होती है आपकी हार्ट रेट, और पल्स रेट उससे 10 ज़्यादा होती है, 82 पर मिनट। अब आप बताओ खुद, डॉक्टर आपके जो हाथ पकड़ करके बाजू के, आपके हाथ के आगे के पार्ट को पकड़ के जो नब्ज का मापन कर रहे हैं ना, वहीं को, तो वो मापन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, किस धमनी पर कर रहा है। तो याद रखो कि हम वहाँ पर घड़ी बांधते हैं, और घड़ी का डायल कैसा होता है, 360 डिग्री घूमता है, रेडियल होता है। तो याद रखिए इसको बोलते हैं रेडियल धमनी, रेडियल धमनी बोला जाएगा। भूंकिए पर तो नापन करेंगे बीपी का, और नब्ज का कहाँ, रेडियल धमनी पर। कितनी होती है पल्स रेट, 82, हार्ट रेट है 72, याद रखिए। अब आगे बढ़े हम, तो हृदयावरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई नर्स की या प्रयोगशाला सहायक वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए। देखो हमारा जो हार्ट है वो द्विभित्तीय झिल्ली से पूरी तरह सुरक्षित है, उसी को बोला क्या जाता है, यही है कि हृदय का जो आवरण है या हृदय जिस झिल्ली में सुरक्षित है उसको क्या बोला जाता है, उसको हृदयावरण बोला जाता है, या बोला जाता है परिहृद, परिहद। इंग्लिश में बोला जाएगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये पेपर में, नर्स वगैरह के पेपर में देखने को मिल सकता है कि मानव शरीर का या हृदय द्विभित्तीय झिल्ली द्वारा सुरक्षित रहता है, उसको क्या कहेंगे, हृदयावरण, परिहृद या पेरिकार्डियम कहा जाता है। ऐसे ही बात कर ले, ये तो हृदय का आवरण हो गया। अगर लंग, फेफड़े के आवरण को क्या बोलेंगे, लंग का आवरण, जहाँ पर आपका फेफड़े रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, सुरक्षित रहते हैं, उस आवरण को क्या बोला जाएगा, वो है प्लूरल बोला जाता है। ऐसे ही ब्रेन का पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट रह जाता है ब्रेन का आवरण भी, ब्रेन का आवरण, इसको बोलेंगे मेनिनेज, मेनिनेजियल। मेनिनेजेज। ठीक है, तो अभी तक हमने हृदय के बारे में क्या क्या बातें पढ़ ली, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक की शुरुआत की है, उससे पढ़ना स्टार्ट करिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा अच्छे से वीडियो को देखिए। एमसीक्यू हम बाद में कर लेंगे, पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, यहीं से क्वेश्चन उठता है, तो विलियम हार्वे ने की, विलियम हार्वे ने। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में 310। विलियम हार्वे ने हृदय की खोज की, तो हृदय को रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। इसको 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा, पहले हृदय के बारे में, फिर रक्तवाहिनियाँ और फिर रक्त के बारे में। तो अब हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। रक्तवाहिनियों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी, और रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो हृदय के अध्ययन का इंपॉर्टेंट रहना क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी कहा जाएगा। अब पढ़ते हैं हम हृदय। हृदय का अध्ययन कहाँ पर होगा, कार्डियोलॉजी में। हृदय की आकृति कैसी, शंकुआकार या त्रिकोणाकार, शंकुआकार या
त्रिकोणाकार। हृदय कैसे काम करता है? एज ए पंप काम करता है, एज ए पंप। भार कितना है? याद रखना, महिला में कम होगा, दिमाग भी कम, दिमाग का भार भी कम, ब्रेन का भी और हृदय का भी, ऐसे रक्त भी कम होता है, हर एक चीज की कमी मिलेगी। तो पावर होता है भाई, तो पावर है तो पुरुष में उससे 50 ग्राम ज़्यादा है। ऐसे ब्रेन की बात करें तो पुरुष में ब्रेन का वजन रहेगा 1400 और महिला में 1300। ब्रेन की जांच किसके द्वारा की जाती है? ईईजी के द्वारा की जाती है। तो हृदय की जांच ईसीजी के द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। ठीक है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ध्यान रखना, नंबर ऑफ चैम्बर हमारे मनुष्य में होते हैं 4, 2 आलिंद और 2 नील्य, 2 आलिंद और 2 नील्य। तो ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले नील्य होते हैं भाई। कॉकरोच में कैसा चैम्बर मिलते हैं? त्रिकक्षीय हृदय मिलता है या 13 कक्षीय हृदय बोल सकते हो। और केंचुए में 4 जोड़ी हृदय। हृदय जब सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो क्या होगा? रक्त बाहर जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? परकुंचन या सिस्टोल बोला जाता है। इसका मतलब इस टाइम क्या होगा? रक्त का जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखना। और जब हृदय वापस से शीतलन होगा, अपनी अवस्था में आएगा, तो उसको बोला जाता है डायस्टोल या अनुशीतलन। और इस समय जो रक्त का दाब होगा वो कम होगा। हृदय धड़कन में लगा समय क्या होता है? आपका कार्डियो साइकिल होता है, जो है 0.8 सेकंड। हृदय धड़कन दर, ध्यान रखना, जो जितना छोटा जीव होगा उसमें उतनी ज़्यादा या उतना ही तेज होगी हार्ट रेट, हार्ट रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात करें, शिशु छोटा होता है तो उसमें 160 और जैसे ही वयस्क होगा उसमें 72 हार्ट रेट है। पल्स रेट कितनी? 82, याद रखना। ठीक है। ब्लू व्हेल में 25। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल है, ध्यान रखना। फिर है स्थलीय क्या? स्थलीय और जलीय दोनों की बात करें स्तनधारियों की तो ब्लू व्हेल है। स्थलीय की बात करें तो आपका क्या है? अफ्रीकन आती है भाई। ब्लू व्हेल आपका हो गया सबसे बड़ा स्तनधारी। छछूंदर सबसे छोटा स्तनधारी है, जिसमें 800 पर मिनट होता है। वापिस से देख लीजिए, ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है। और अगर स्थलीय स्तनधारी की बात करें तो वो है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी है भाई, अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी। बात करें तो अफ्रीकन हाथी, और वैसे बात करें कि सबसे बड़ा कौन है तो ब्लू व्हेल है भाई। मनुष्य में के हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं? वोल्व पाए जाते हैं 4 पाए जाएंगे कपाट, गेट या वोल्व कितने पाए जाएंगे? 4। इनका कार्य यही है कि रक्त को विपरीत प्रवाह में रोकना। ठीक है। हृदय में लब और डब की ध्वनि कब आएगी? कपाटों के बंद होने से आती है। पहले लब आएगी और फिर डब आएगी। हृदय में 2 प्रकार के कपाट होंगे, एक द्विविलीय और एक त्रिविलीय। तो जो द्विविलीय होता है वो बाएं आलिंद और बाएं नील्य के बीच में रहेगा। दाएं आलिंद और दाएं नील्य के बीच में कौन सा होगा? आपका त्रिविलीय कपाट होगा भाई। अब बात करें कि हृदय में पेसमेकर का कार्य बताइए। तो पेसमेकर का कार्य है हृदय धड़कन को नियंत्रण करना। और पेसमेकर का ही दूसरा नाम क्या है भाई? एसए नोड भी है। इस कौन से किस में पाया जाएगा? दाएं आलिंद में पाया जाएगा, ध्यान रखना। सबसे व्यस्त अंग बताओ? हृदय। हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? हार्ट के अंदर हर किसी का आना क्या है? बेन है, याद रखना। क्रिस्टन बेनार्ड ने। भारत में वेणुगोपाल ने किया था। सबसे पहले प्रत्यारोपित अंग बताओ? कॉर्निया, इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी जीडी वालों, रेलवे वालों अच्छे से पढ़ना, ये तो पक्का। गुर्दे का प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर थॉमस मुरे। और लंग कैसे होते हैं आपके? हार्ड होते हैं भी फेफड़े, तो जेम्स हार्डी ने। लीवर किसने किया? थॉमस स्टार्च ने किया। तो ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी किसको बोला जाता है? इंथोवान को बोला जाता है, फादर ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी किसकी जांच करेगा? हार्ट की जांच करता है। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाएगा। कौन सी वेव? PQRS टी वेव। अगर किसी में भी रक्त का ब्लड प्रेशर, रक्त प्रवाह अगर घटेगा तो क्या हो गया? उसको इश्क हो गया। तो इस्कीमिया बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा? हाइपर एनीमिया। रक्त दाब या चाप, ब्लड प्रेशर की बात करें तो मापन किससे? कौन सा यंत्र द्वारा? स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा। सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 है वो परकुंचन है, सिस्टोल है आपका, और डायास्टोल कितना है आपका? 80। 12 इसका मात्रक रहेगा। घटना बीपी घटना रहेगा हाइपोटेंशन और बढ़ना रहेगा हाइपर टेंशन भाई।
मापन कौन सी धमनी पर, याद रखना भूकिए पर मापन। ऐसे ही नब्ज दर कितनी, 82 पर मिनट। मापन कहाँ होगा, रेडियल धमनी पर नापते भी, ठीक है। तो स्फिग्नो मैनोमीटर किस चीज़ का चेक करता है, आपका बीपी चेक करता है भी, ठीक है। और स्टेथोस्कोप क्या करेगा, आपका हृदय धड़कन चेक करता है, ठीक है। और वैसे इंस्ट्रूमेंट रहेगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जिससे जांच की जाती है। हृदय का आवरण या दोहरी झिल्ली, द्वितीय झिल्ली द्वारा सुरक्षित रखना क्या कहलाएगा, हृदयावरण, परिहंद या पेरिकार्डियम कहलाएगा। ऐसे लंग का पढ़ लिया और हमने ब्रेन का पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रक्त वाहिनी की, रक्त वाहिनी। बस इसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। पीडीएफ फिर भी चाहिए तो आपको मैं बार बार कहूँगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम और अच्छा कर सकें। देखिए रक्त वाहिनी, जिससे अपने शरीर में रक्त बहता है उनको बोला जाता है। तो वो जो वेन है, उनके ब्लड वेन है, उनके बारे में बात करते हैं। ब्लड वेन तो सबसे पहले पढ़ते हैं, एक है धमनी और एक होती है सीरा। धमनी और सीरा, धमनी और सीरा भी। देखो सीरा को हलवा बोल देना, अपने राजस्थानी में सीरे को हलवा बोला जाता है। खुद बताओ भूरे भूरे रंग का होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारी नाड़ियां दिख रही है ना, ये नीली नीली सी, वो आपकी सीरा भी। तो खुद बताओ ये शुद्ध गंदी दिख रही है कि साफ दिख रही है। हमें देखेगा यार ये तो सीरे जैसा रंग है, अजीब सही है, इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। और जो अशुद्ध रक्त होता है उसका रंग सदैव नीला या बैंगनी होता है। तो सीरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, ध्यान रखना। अपवाद जरूर होगा, वो है आपकी फुसफुस सीरा, ये शुद्ध रक्त को लेके जाती है। धमनी क्या होती है, सदैव ही शुद्ध रक्त लेके जाती है, ठीक है। अपवाद इसका भी रहेगा, याद रखना। धमनी के लिए मैं डेफिनेशन बता देता हूं, सारी चीजें इसकी उल्टी होगी वो सीरा में होगी। ये रक्त को हृदय से अंगों में पहुंचाती है, ध्यान रखना। देखो धीमे धीमे जाएगा, याद रखना, धीमे धीमे, ठीक है। अपने आप ही धमनी याद हो जाएगा, रक्त अंगों में जा रहा है धीमे धीमे। तो कैसा जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा भी। तो याद रखना, यहाँ लिखे तो अपने डायग्राम बना के याद रखना चाहो तो बना सकते हो कि ये हृदय लिख देते हैं जैसे में। और इधर बात कर ले अंग की। तो हृदय से जो अंग में जा रहा है वो तो कैसे जा रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे जा रहा है, तो धमनी के द्वारा जा रहा है। और अंगों से हृदय में आएगा, वो कैसे आएगा, सीरा से आएगा। बस इतना ही है, उल्टा सिस्टम रहेगा, ध्यान रखना। हृदय से अंगों में शरीर जाना किसके द्वारा, धमनी के द्वारा। अंग से हृदय में आएगा वो सीरा द्वारा। अभी हमने पढ़ा है कि ध्यान रखना, धमनी में कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त, इस वाली साइड में हम धमनी की बातें कर रहे हैं सारी की सारी। तो कैसा, ऑक्सीकृत रक्त बहेगा, इसका मतलब शुद्ध रक्त। ऑक्सीकृत रक्त लेके जाएगी, ध्यान रखना। अपवाद रहेगा वो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या रहेगा, रक्त का प्रवाह कैसा रहेगा, रक्त का प्रवाह तेज रहेगा, ध्यान रखना, तेज व असतत। ऐसे ही रक्त दाब कैसा रहेगा, जब तेज है तो खुद सोच के देखो, रक्त का दाब क्या होगा, उच्च ही होगा। रक्त दाब उच्च होता है भी, उच्च होता है का मतलब 120/80 रहेगा, 120 और 80 mmHg। रक्त दाब उच्च रहेगा, हृदय से दूर प्रभावित होगी। और जब ऑक्सीकृत रक्त है तो ऑक्सीकृत रक्त का रंग पूछ लेते हैं, कैसा होता है भाई, ऑक्सीकृत रक्त लाल रंग का होता है भाई, लाल रंग का होगा। ये गहराई में पाई जाती है और इसमें कपाट नहीं होते भी, क्या नहीं होते, कपाट नहीं होते भी।
कपाट नहीं। और कैसे? गहराई में पाई जाएगी। अब हम देखते हैं शिरा के बारे में बातें। जो हमारे दिख रही है ये ब्लू ब्लू, आप हाथ पर देख लेना, आपको दिख जाएगी। उल्टा हाथ करोगे तब आपको उसके ऊपर दिख जाएगी कि जो ब्लू ब्लू है वो सारी सारी क्या है? शिरा है भाई। खुद बताओ, डॉक्टर जब भी आपके ग्लूकोज वगैरह लगाता है या कोई भी नशा दिया जाता है तो उन्हीं में दिया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानव शरीर में ग्लूकोज या ड्रग लेना कौन सी धमनी में या कौन सी रक्तवाहिनी में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, शिरा में दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें धमनी में जो पड़ी है उसकी उल्टी हो जाएगी। कैसे? हृदय से कहाँ जा रहा था? अंग में। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, अंग से हृदय में आएगा रक्त। आप लिख लेना, यहाँ पर नोट करते हुए चल लेना। तो रक्त क्या आएगा? अंग से हृदय में। और क्या रहेगा? रक्त शुद्ध रहेगा या क्या शुद्ध? अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? ध्यान रखना, तो नीला और बैंगनी होता है। नीला या बैंगनी, खुद देख लो, दिखता ही आपको बैंगनी सा रंग। ठीक है, इसका दाब, वहां पर दाब उच्च होता है, यहाँ पर दाब कम होगा। तो दाब कोई नहीं पूछेगा, फिर भी लिखो तो 10-20 mmHg होता है, mmHg। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि ग्लूकोज या नशा या कोई भी डोज या ड्रग दिया जाता है तो किस में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ग्लूकोज दिया जाता है किस में? शिरा में दिया जाता है। किस में? शिरा में दिया जाता है भाई। तो ग्लूकोज किस में दिया जाएगा? शिरा में दिया जाता है। अब हमें याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं 2-3 लिख रहा हूं। अपवाद है भाई, अपवाद। वो अपवाद याद रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक है फुसफुस, फुसफुस धमनी। हमने क्या पढ़ा था? धमनी क्या ले जाती है? शुद्ध रक्त। बट ये क्या लेके जाएगी? अशुद्ध रक्त लेके जाती है, अशुद्ध रक्त। ऐसे ही हमने पढ़ा था फुसफुस शिरा के बारे में पढ़े। तो शिरा नॉर्मल शिराएं क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। बट ये एकमात्र धमनी है, सॉरी शिरा है, जो शुद्ध लेके जाएगी रक्त। एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त लेके जाती है वो क्या है? फुसफुस शिरा। बाकी यही 2 अपवाद है, दोनों में ही फुसफुस नाम है। तो फुसफुस धमनी, धमनी क्या करेगी? आपका शुद्ध रक्त ले जाती है, बट अशुद्ध लेकर के एक ही जाती है। वो कौन सी है? फुसफुस धमनी। अपवाद आता है हमेशा, ध्यान रखना। फुसफुस शिरा क्या करेगी? शुद्ध रक्त लेके जाएगी। बाकी सारी की सारी शिराएं अशुद्ध रक्त लेके जाती है। यहाँ पर ही हम एक इंपॉर्टेंट बात और पढ़ लेते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका पूछ लिया जाए। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका, खुद बताओ, रक्त कौन लेके जा रही है सबसे ज्यादा शरीर में? धमनियां लेके जा रही है। विशुद्ध रक्त की बातें चले तो सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है महाधमनी। महाधमनी पेपर में पूछा जा सकता है भी कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी बताओ, तो कौन सी हो जाएगी? महाधमनी हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ दिया रक्त वाहिनी या ब्लड वेन के बारे में, एक धमनी और एक शिरा। शिरा याद रख लेना, हलवा जैसा रंग, इसका मतलब जो नीली नीली दिख रही है वो शिरा ही है। तो ये कहाँ पाएगी? अंग में, शरीर में देखे तो ऊपर ही पाई जाएगी। इसका उल्टा पढ़ेंगे तो धमनी कहाँ पाई जाएगी? गहराई में। ध्यान रखना कि धमनी क्या करेगी? हृदय से अंग में शुद्ध रक्त लेके जाएगी। अपवाद रहेगा, कौन सी धमनी है शुद्ध लेके जाती है? फुसफुस धमनी। शिराएं क्या लेके जाएगी? अशुद्ध रक्त लेके जाएगी। कहाँ से? अंग से हृदय की तरफ। तो अगर पूछ लिया जाए, ध्यान रखना कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो ध्यान रखना रक्त का शुद्धिकरण किडनी भी करती है, हृदय भी करता है और फेफड़े भी करते हैं। ध्यान रखना, तीनों ही अंग आपके रक्त का शुद्धिकरण में काम में आ रहे हैं। और अगर आ जाए तो किडनी करना है भाई, तीनों ही आए तो किडनी करना है, वरना हृदय भी यही कर रहा है। देखो कि शुद्ध रक्त को आगे भेज रहा है। तो रक्त के शुद्धिकरण में कहीं न कहीं इन तीनों का ही योगदान रहता है। और अगर पूछ लिया जाए तीनों ऑप्शन में हो तो ध्यान रखना किडनी रक्त का शुद्धिकरण करती है। तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका क्या कौन सी होगी? महाधमनी हो गई। और अब हम अंतिम चीज जिससे टॉपिक पूरा हो जाएगा वो पढ़ लेते हैं, परिसंचरण कैसा पाया जाता है मानव शरीर में। परिसंचरण की बात कर लेते हैं। तो याद रखना सदैव
दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा कैसे, अभी अब पढ़ते हैं, पता ही चले जाएगा। परिसंचरण तंत्र, एक डायग्राम बना देते हैं हम जिससे समझ में आ जाएगा आपको। ये आपके लंग्स, फेफड़े हैं। फेफड़ों का काम ही क्या होता है, ऑक्सीजन लेना होता है। ये लो भी ऑक्सीजन लिख दी। अब फेफड़ों से बात करें हमारे, तो फेफड़ों से बात करें तो ये आ गई आपकी फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा की बात कर रहा हूँ। फुसफुस सीरा क्या करती है भाई, शुद्ध रक्त लेके जाती है। याद आ गया, शुद्ध रक्त। बाकी सारी की सारी अशुद्ध लेके जाती है, शुद्ध रक्त। अपवाद है वो याद आ गया होगा आपको। एकमात्र सीरा जो शुद्ध रक्त लेके जाती है वो है फुसफुस सीरा। रक्त आएगा आपके यहां, बना लेते हैं हम हृदय आपका। ये दायां आलिंद हो गया, ये दायां निल्य हो गया, ये बायां आलिंद हो गया, ये बायां निल्य हो गया भाई। यहां से बाएं आलिंद में रक्त आ गया। अब खुद बताओ रक्त कैसे आएगा, यहां से नीचे आएगा बाएं नीले की तरफ, और फिर आपके कपाट वापस जाने नहीं देंगे, ठीक है। और फिर आपका कहाँ चलता है, इस रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो ये वापस आपके शरीर में आएगा। शरीर, तो शरीर में कैसा आ गया भाई, शुद्ध रक्त आ गया, शुद्ध रक्त आ गया। अब शरीर से आपके अंगों से वापस जा रहा है कौन सा अंग, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जा रहा है, ये कहां पर जाएगा, आपके दाएं आलिंद में जाएगा। दाएं आलिंद से कहां आएगा, दाएं नीले में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। फिर यहां से खुद देखो कहां जाएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में। तो जो ये रक्त जा रहा है, खुद बताओ कैसा रक्त हुआ, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त कौन लेके जा रही है, धमनी लेके जा रही है, और वही कौन सी होगी, फुसफुस धमनी होगी, जो कि अपवाद है। फुसफुस धमनी कैसा रक्त लेके जा रही है, अशुद्ध रक्त लेके जा रही है, अशुद्ध रक्त। तो देखो 2 बार परिसंचरण तंत्र हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान रखिए, पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लंग्स से, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाएगा आपके हृदय में। हृदय क्या काम करता है, एज ए पंप काम करता है। ध्यान रखना, रक्त आ गया है आपके पास में शुद्ध, उसको एज ए पंप काम करेगा। इसका मतलब मैंने बताया था रक्त के शुद्धिकरण या रक्त में भाग लेता है क्या, हाँ देखो हृदय भाग ले रहा है। ऐसे लंग्स, फेफड़े भी भाग ले रहे हैं। जो अशुद्ध रक्त आएगा उसको वापस देखो शुद्ध करके आपके हार्ट में भेज रहे हैं। इसका मतलब लंग्स, फेफड़े, हृदय और किडनी तीनों ही रक्त परिसंचरण तंत्र में या रक्त में शुद्धिकरण में भाग लेंगे। बट रक्त का शुद्धिकरण पूछ लिया जाए मेन, तो वो होता है किडनी में। ध्यान रखना, किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, नोट कर लेना आप लोग। तो फुसफुस सीरा देखो, लंग्स से शुद्ध रक्त आया है, किसके रूप में, फुसफुस सीरा लेके आई है, वो आया है शुद्ध रक्त। बाएं आलिंद से दाएं नीले में आया और यहाँ से होते हुए अंगों में गया है या शरीर में गया है। तो शरीर में कैसा रक्त गया, शुद्ध रक्त गया, और ये शुद्ध रक्त लेके कौन जाती है, धमनी लेकर के जाती है। ध्यान रखिए आगे। फिर शरीर से वापस अंगों में, शरीर से अंगों में या शरीर से सॉरी अपने हृदय की बात करें तो अंगों से हृदय में रक्त कौन लेकर के आती है, शीरा लेके आती है। तो ये अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है शीरा, और ये आपके दाएं आलिंद से दाएं नीले में गया। अब खुद बताओ, वापस हृदय से अंग में जा रहा है, फेफड़े अंगी तो है, अंग में जाएगा, कौन लेके जाती है भाई, धमनी लेकर के जा रही है। तो ये रक्त कैसा जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है। तो ये धमनी अपवाद है, कौन सी धमनी लेके जा रही है भाई, फुसफुस धमनी। तो याद ये रखना है कि अपने शुद्ध रक्त कौन लेके जाती है, धमनी लेके जाती है। अपवाद में फुसफुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाएगी। अब अंतिम बातों में परिसंचरण तंत्र पर जो सवाल बनते हैं उनके बारे में पढ़ ले कि कीटों और मछली में कैसा परिसंचरण, कीटों में और मछली में परिसंचरण तंत्र है एकल, एकल परिसंचरण, परिसंचरण
ऐसे ही पूछ लिया जाए पक्षी, स्तनधारी या मानव और जानवर, कैसा परिसंचरण तंत्र? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कैसा, बंद है कि खुला, तो याद रखना कीटों में पूछा जाता है। कीटों में ओपन होता है, ओपन सिस्टम होता है भाई, खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऐसे ही बात करें मानव में या पक्षी में, मानव है पक्षी में, कैसा परिसंचरण तंत्र? यहां खुला होगा, ओपन होगा, बट अपने वाले में कौन सा होता है? क्लोज या बंद परिसंचरण तंत्र होता है भाई। परिसंचरण क्लोज सिस्टम रहेगा, परिसंचरण तंत्र रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो जाता है। तो थोड़ा दोहराव में यही देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र मानव में कैसा पाया जाएगा? दोहरा पाया जाएगा। शुद्ध रक्त कौन लेकर के जाती है? ध्यान रखना, धमनी लेके जाएगी। कहाँ से लेके जाएगी? हृदय से अंगों की तरफ तेज रफ्तार से जाएगा। इसका मतलब ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई होगा धमनी का। ठीक है, अब अपवाद रहेगी जो अशुद्ध लेके जाती है। कौन सी? धमनी के आगे नाम जोड़ देना, फुसफुस धमनी क्या ले जाती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। सीरा कहाँ लेके जाएगी? अंग से हृदय की तरफ लेके जाएगी और हमेशा अशुद्ध रक्त लेके जाती है। अपवाद है फुसफुस सीरा, ये शुद्ध रक्त लेके जाएगी भाई। फिर मानव शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र होगा? खुला या बंद? तो आपको याद रखना है बंद या क्लोज सिस्टम होता है। पक्षियों में खुला मिलेगा और कीटों और मछलियों में कैसा परिसंचरण तंत्र? एकल होता है, सिंगल होता है, और अपने वाला क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमने इसके बाद में 3 पार्ट में पढ़ा है। देखो परिसंचरण तंत्र को या रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो कौन से 3 भागों में हमने एक पढ़ा है भाई? हृदय, दूसरा वेन्स पढ़ ली, रक्त वाहिनियां, और तीसरा है रक्त। तो रक्त का टॉपिक हम अलग से कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हमने हृदय के अध्ययन को याद रखना, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। एज ए पंप काम करेगा। 2 नंबर ऑफ चैम्बर 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले। हृदय संकुचन को परकुंचन या सिस्टोल और उसको डायस्टोल। ऐसे करके आप दोबारा से दोहराव ले लीजिएगा और नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पर आगे MCQ कर लेंगे हम। जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें से बाहर नहीं आनी, आप अच्छे से मन लगा करके तैयारी कर लीजिए। एक अंतिम में कहीं मेरे से छूट गई है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, अगर नहीं बताई है तो यहाँ नोट कर देते हैं लास्ट में कि हृदय में पूछ लिया जाता है कई बार। थेम्बेशियन वॉल्व पूछ लेते हैं। थेम्बेशियन शायद रह गया, मैं वॉल्व कपाट पढ़ा रहा था वहां पर। थेम्बेशियन वॉल्व कहाँ पाया जाएगा? तो याद रख लेना, दाएं आलिंद में पाया जाता है। दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद में पाया जाएगा। हमने पढ़ लिया था दाएं आलिंद का मतलब ही क्या था। आपको द्विवलीय और त्रिवलीय कपाट पढ़ लिए थे ना। तो दाएं आलिंद था त्रिवलीय कपाट। तो दाएं आलिंद में जो वॉल्व पाया जाता है उसको बोला जाता है थेम्बेशियन वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, ये आपके लिए पूरा टॉपिक कवर हो गया। वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइए, अपने सुझाव जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और जो कोई भी हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहता है, क्योंकि SSC GD की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी और CET की वैकेंसी आ चुकी है, तो अगर कोई भी इच्छुक है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9 सितंबर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो साथी नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, उनके लिए वीडियो रहेंगे। आप अपने सुझाव देना ताकि हम और अच्छा कर सके आप लोगों के लिए। ठीक है, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।